नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के पास इंडियन आर्मी का एक और बड़ा फायरिंग युद्ध अभ्यास अमोघ फ्यूरी आज पूरा हो गया है। यह अमोघ फ्यूरी युद्ध अभ्यास बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इस वॉर एक्सरसाइज में आर्मी के सबसे विध्वंसक हथियार शामिल थे। जी हां, युद्ध अभ्यास में T-72 टैंक, BMP आर्म्ड व्हीकल, एंटी एंड गाइडेड मिसाइल, ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम, अटैक हेलीकॉप्टर्स और आर्टिलरी गन से युद्ध अभ्यास हुआ अमोघ फ्यूरी। मॉडर्न वेयरफेयर की तैयारी का ये बहुत बड़ा हिस्सा है। इस युद्ध अभ्यास का पाकिस्तान पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। पाकिस्तान 20 तारीख को कह रहा है कि 25 सितंबर को हिंदुस्तान हमला कर देगा। आसिम मुनीर पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया इस वक्त। पाकिस्तान डिफेंस थिंक टैंक का यह मानना है कि जब नरेंद्र मोदी अटैक का ऑर्डर देंगे, जब भारतीय सेना हमला करेगी, तो न सऊदी अरब और न अमेरिका, कोई भी देश बीच में नहीं आएगा बचाने। 5 दिन बाद क्या होगा, क्यों पाकिस्तान इतना डर रहा है, इस वक्त बॉर्डर और LOC के पास चल क्या रहा है, पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। ये पाकिस्तान बॉर्डर से 150 किलोमीटर दूर की तस्वीरें हैं। ये सबसे भीषण युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। जब ऑर्डर मिलेगा, ऐसा युद्धाभ्यास युद्ध में तब्दील हो जाएगा। अगला युद्ध कितना विभत्स होगा, ये रात के अंधेरे में धमाकों की ज्वाला खुद बता रही है। युद्ध बिल्कुल ऐसा ही होगा। इतना खतरनाक होगा, इतना तीव्र प्रहार होगा, इतना विकराल होगा, इतना प्रचंड होगा, दुश्मन समझ पाए उससे पहले सबसे बड़ा वार होगा। रात में दुश्मन के टैंक जहां छिपे होंगे, बंकर के अंदर जहां ठिकाना बना होगा, वहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पहुंच जाएगी। और फिर क्या होगा, यह धमाका खुद बता रहा है। अंधेरे में अगर पाकिस्तान के ड्रोन सरहद पार करने की कोशिश करेंगे तो उन पर ऐसे अग्नि बाणों से वार होगा। ये L-70 गन के गोले हैं जो अंधेरे में भी ड्रोन पर सटीक लगते हैं। ये इस समय रात की एक्सरसाइज है जिसमें दिन के उजाले की तरह भारतीय सेना अपने आधुनिक मॉडर्न इक्विपमेंट से देख रही है और दुश्मन को पूरी तरह से एंगेज कर रही है। ये चारों तरफ इस समय जो मेन टारगेट एरिया है, वहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के द्वारा जो बंकर्स हैं दुश्मन के, उसको ध्वस्त किए गए। चारों तरफ फायरिंग की गई। सबसे पहले आर्टिलरी के गोले गिरे जो करीबन 20 से 25 किलोमीटर पीछे से फायर किया गया। दुश्मन के एरिया को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया और उसके बाद T-72 टैंक्स और साथ में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कॉनकोर है, उसके द्वारा इस पूरे एरिया में जो दुश्मन के ठिकाने थे उसको ध्वस्त कर दिया गया। ये दिन के उजाले के साथ रात का वो ऑपरेशन है। ठीक ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना के साथ मिलकर किया, जिसमें पूरी तरह से एरिया को एंगेज करते हुए ये टारगेट, ये देखिए दूसरा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और ये जो मेन टारगेट है उसको ध्वस्त करते हुए दिखाई दे रहा है। और यही भारतीय सेना की वो एक्सरसाइज और अभ्यास है जिसके जरिए पाकिस्तान को धूल चटाया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जब जंग होती है तो दिन और रात का फर्क नहीं देखा जाता है। रात को भले ही आंखों से कुछ ना दिखाई दे, दुश्मन के टैंक कहां पर हैं, क्या मूवमेंट हो रही है, यह दिखाई ना दे, लेकिन इंडियन आर्मी के पास ऐसे ड्रोन हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रात में भी दुश्मन की हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर सकती है। युद्ध होगा तो रात में भी वार होगा, दिन में भी रण होगा, जिसका युद्धाभ्यास युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। और ये जो मेन टारगेट एरिया है उसको तबाह कर दिया गया है और ध्वस्त कर दिया गया है। और इसीलिए इस जगह से जो मेन, जहां पर मेन हाइडआउट्स या बंकर्स या फिर
जो दुश्मन का एरिया डिपिक्ट किया गया उन सभी एरिया को तबाह किया गया है। हम आपको बता दें कि इसमें जो नाइट विजन डिवाइसेस, उसके अलावा जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहां से एक बार फिर से जो एरिया है उसे एंगेज करते हुए जो BMPs हैं उनके गन से एंगेज किया जा रहा है। ये देखिए, ये सामने से फायर होते हुए आपको साफ दिखाई देगा और यहां से जो मेन एरिया है उसको टारगेटेड तौर पर पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। ट्रेसर राउंड से फायर किया गया। एक साथ इस फायरिंग का मेन उद्देश्य यह है कि अगर चुनौती चाहे दिन की हो या रात की हो, उसमें भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ अपने मॉडर्न इक्विपमेंट्स जिसमें आर्टिलरी गन्स, उसके अलावा रडार्स, नाइट विजन डिवाइसेस, आर्मर्ड, उसके अलावा इन्फेंट्री, एक साथ मिलकर इंटीग्रेटेड तौर पर किसी भी दुश्मन को एंगेज करते हुए उसे ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम हो। और यही वजह है कि हमने तय किया कि भारतीय सेना की आपको ये तैयारी दिखाने के लिए सीधा रण भूमि यानी इस राजस्थान की इस मरुस्थल से सीधा दिखाएं। इस समय भी चारों तरफ फायरिंग की जा रही है और उसके बाद जो दुश्मन का एरिया है उसे एंगेज किया जा रहा है। दरअसल यही है भारतीय सेना की तैयारी। ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं, तड़ातड़ फायरिंग हो रही है। रॉकेट दागे जा रहे हैं, एक लॉन्चर रुकता है तो दूसरा वार करता है। भारतीय सेना के टैंकों का शोर बॉर्डर पार दिल दहला रहा होगा। जिस धरती पर युद्धाभ्यास हो रहा है, जहां पर जांबाज पसीना बहा रहे हैं, इसी जमीन से हिंदुस्तान के शौर्यवीर पाकिस्तान की तरफ बढ़े थे। 1971 में बीकानेर बॉर्डर पार कर हिंदुस्तानी युद्धवीरों ने पाकिस्तान के अंदर इतना गोला बारूद भरा था कि पाकिस्तान त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा था। हिंदुस्तान जितनी जंग की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान उतना डर रहा है। पाकिस्तान ने युद्ध की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान का दावा 25 सितंबर तक भारतीय सेना हमला कर देगी। फॉल्स अलार्म की बजाय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकते हैं, उसमें भी वो यदतूला रखते हैं। चुनाचे ख्वातीन हज़रात, आपसे गुजारिश है कि चंद डेट्स का ख्याल रखें। 23, 24 और 25 बड़ी अहम डेट्स। ये 22 की रात भी हो सकती है, 23 की सुबह भी हो सकती है, 23 की रात भी हो सकती है। ये बड़ी अहम, और ये मैं इस महीने की बात कर रहा हूं, अगले महीने की नहीं। अगले महीने तक तो ये मामला काफी मदारिज तय कर चुका है। जंग वाकई दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बहुत से अब भी नहीं मानते, वो अब भी मुनकर हैं, डिनाई करते हैं। लेकिन ये जो स्टेट ऑफ डिनाइल है ना, इसका इलाज वाकई हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। ये जंग कब होनी है इसका इल्म किसी को नहीं। लगता यह है कि अब ये मामला दिनों की मुसाफत पे रह गया है। ये एक खतरनाक बात है, नविश्ता दीवार है, इट्स रिटन, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। और ये भी जनरल साहब और उनके साथियों के लिए परेशानी का बायस, पूरी कौम के लिए परेशानी का बायस है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का अचानक सऊदी अरब भागना, आसिम मुनीर का सऊदी के साथ रक्षा सौदा करना, यह पाकिस्तान का पैनिक है। आसिम मुनीर को पता है पाकिस्तानी सेना एड़ी चोटी का जोर लगा ले, पूरी सेना को जंग में उतार दे, लेकिन फिर भी वो जय हिंद के वीरों को रोक नहीं पाएगा। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स 24/7 युद्ध के लिए तैयार हैं, बस ऑर्डर का इंतजार है। हमारा काम है लड़ाई करना, हमारा काम है डिटर करना है दुश्मन को। पर कभी कभी जब वो काफ़ी देर से नहीं हुआ होता तो हमें लगता है कि ये बाकी काम भी हैं। यस, बहुत है काम बाकी भी, लेकिन फोकस यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। जो हमारा मेन काम है उससे हमारा फोकस शिफ्ट होना चाहिए। और ये ऑपरेशन सिंदूर ने हमें एक बार दोबारा से रीफोकस करा है। एंड मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि हम इतने डीफोकस भी नहीं थे कि वी वर नॉट, अदरवाइज हमारा जो रिजल्ट्स है दे वुडंट हैव बीन लाइक दैट। द नेशन वुड नॉट हैव टॉक्ड सो मच अबाउट इंडियन एयरफोर्स।
90 घंटे में मुनीर ने सीज फायर का झंडा उठा लिया था, जब हिंदुस्तान ने युद्ध का ऐलान तक नहीं किया था। यहां युद्ध का शंखनाद होगा, बॉर्डर पार मुनीर की हार का ऐलान होगा। पाकिस्तान की हार पक्की है। ऐसे में मोदी की मार से बचने के लिए मुनीर सऊदी और हिंदुस्तान से दोस्ती को बीच में लाने की कोशिश में है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान पर आक्रमण का ऑर्डर देंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत भारतीय सेना के सामने नहीं आएगी, चाहे वो अमेरिका हो या फिर सऊदी अरब। ये बात खुद पाकिस्तानी मानते हैं। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तोपखाना है। भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा टैंक का जमावड़ा है। भारत के पास फौज में शामिल होने वाली सबसे बड़ी युवा आबादी है। भारत के पास दुनिया के सबसे एडवांस हथियार हैं। इस वक्त हिंदुस्तान इतना मजबूत है, इतना शक्तिशाली है कि अगर उसने ऐलाने जंग किया तो पाकिस्तान कुछ घंटों में घुटनों पर आ जाएगा। यह बात आसिम मुनीर भी जानता है, शहबाज शरीफ भी मानता है। सबसे बड़ी बात जिस पर पूरा पाकिस्तान एकमत है वो है ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 जो शुरू होने वाला है। पाकिस्तान पर काल टूटने वाला है। युद्ध नीति की शुरुआत कूटनीति से होती है। कूटनीति में दुश्मन की ताकत को कमजोरी में बदला जाता है। यह काम हो चुका है। चीन पाकिस्तान से दूरी बनाने लगा है। अमेरिका भी पाकिस्तान का साथ छोड़ चुका है। पाकिस्तान अब दर दर युद्ध से बचने के लिए भटक रहा है। अब बात कैसे शुरू होगी, कहां से शुरू होगी? पहला वार जल, थल, नभ कहां से किया जाएगा? ऑपरेशन मुनीर का ब्लूप्रिंट तैयार है। पाकिस्तान को जिस बात से सबसे ज्यादा डर लगता है वो सच होगा। भारतीय नौसेना पाकिस्तान का सबसे बड़ा खौफ है। आसिम मुनीर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का बेड़ा जब चलता है तो पाकिस्तान चुपचाप उसे देखता है। नौसेना के युद्धपोतों को मिसाइल, बारूद का तैरता गोदाम भी कहा जाता है। इंडियन नेवी के एक एयरक्राफ्ट कैरियर, एक फ्रिगेट में एक डिस्ट्रॉयर जितनी मिसाइल, जितना गोला बारूद होता है वो कराची को खंडहर बना सकता है। नेवी ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का बीपी बढ़ना शुरू हो गया है। इंडियन नेवी की रेंज में पूरा पाकिस्तान है। विक्रांत से निकली मिसाइल इस्लामाबाद लाहौर तक मार कर सकती है। आईएनएस सूरत, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस दिल्ली से जब गोले निकलेंगे तो पाकिस्तान का एक भी प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की आर्मी बंकर से बाहर नहीं निकल पाएगी। मई में प्रधानमंत्री के ऑर्डर के बाद भारतीय नौसेना के सबसे खतरनाक जंगी जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पाकिस्तानी समंदर तक पहुंच गया था। मई में इंडियन नेवी ने भी मुनीर सेना का धुआं उठा दिया था। आपको ऐसा लगेगा, जो हमने नॉर्मली पढ़ा है कि आर्मी ने 7 टारगेट्स को एंगेज किया और एयरफोर्स ने 2 टारगेट्स को एंगेज किया। मेरे ख्याल से शायद काफ़ी कम लोग को पता है कि नेवी भी इन्वॉल्व थी इसमें। नेवी जो है उनके पास भी ऐसी क्षमताएं थी कि वो लंबी दूरी तक लॉयटर एमिनेशन से प्रहार कर सके, और S-400 और S-120 उनके पास ऐसे 2 हथियार थे उन्होंने जो लिए हुए थे, जिसका पता हम लोग को पता था आईडीएस ने। तो फिर ये मैंने नेवी और एयरफोर्स को ऑफ़र किए, तो उन्होंने नेवी के मार्कोस, नेवी के जवान जो कमांडो हैं वो JNK और पंजाब में डिप्लॉय हुए, तो ये चीज़ भी इस्तेमाल की गई। तो इसके जो नेवी ने जो अरेबियन सी में जो किया उसके अलावा,
तो नेवी की भी हथियार और जवान इस्तेमाल किए गए और उन्होंने भी एटलीस्ट आर्मी के टारगेट्स में बड़े सटीक तरीके से अपना वेपन्स का इस्तेमाल किया और एग्जाम्पल दिया। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को देखकर पाकिस्तान की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि एक अकेला विक्रांत पाकिस्तानी नेवी का अंत कर सकता है। आखिरी बार जब एयरक्राफ्ट कैरियर से इंडियन नेवी ने हमला किया था तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर इंडियन नेवी से लगता है, क्योंकि इंडियन नेवी के रौद्र रूप का सामना करने की ताकत उसमें नहीं है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। भारत के पास 18 सबमरीन हैं, पाकिस्तान के पास 8। भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर्स हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। भारत के पास 14 फ्रिगेट्स हैं, पाकिस्तान के पास 9। भारत के पास 18 कॉर्वेट्स हैं, पाकिस्तान के पास 9। पेट्रोल वेसल 135 हैं, पाकिस्तान के पास 69। यह अंतर पाकिस्तान को बहुत डराता है, क्योंकि जब पाकिस्तान से युद्ध होगा तो समंदर से भारतीय जंगी जहाज आग बरसाएंगे और पाकिस्तान जल उठेगा। पाकिस्तान के लिए नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट 77 लॉन्च कर दिया है। प्रोजेक्ट 77 में पानी के ऊपर नहीं, समंदर के नीचे जंग की तैयारी हो रही है। इंडियन नेवी में सबसे खतरनाक पनडुब्बियों का बेड़ा शामिल होगा, न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो सालों तक बिना रुके पानी के अंदर रह सकती है। इस सबमरीन में ब्रह्मोस, सुपरसोनिक मिसाइल, हाई स्पीड इंजन सब शामिल होंगे। यह सबमरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगी, जिनको पाकिस्तान की कोई भी सैटेलाइट, विमान ट्रैक ना कर सके। जंग एक गोली से जरूर शुरू होती है, लेकिन उसको जारी रखने के लिए, जीतने के लिए लाखों गोलियां, लाखों गोले, हजारों मिसाइलों की जरूरत पड़ती है। अगर आज युद्ध शुरू हो जाए तो 5वें या 6ठे दिन पाकिस्तानी सेना के गोदाम खाली हो जाएंगे। पाकिस्तानी कारखानों में गोलियां और पुराने तकनीक वाले गोले बनते हैं। मिसाइल की चिप, ड्रोन, हाईटेक हथियारों का जखीरा पाकिस्तान के पास नहीं बचेगा और यहां पर इंडियन नेवी पाकिस्तान को एक एक ड्रोन के लिए तरसा देगी। यह पाकिस्तान की समुद्री सीमा है। चीन या तुर्की या फिर अमेरिका से भी पाकिस्तान को मदद भेजी जाती है तो इसी रूट से आती है और युद्ध के इस रूट को इंडियन नेवी ब्लॉक कर देगी। पाकिस्तान के पास ना लड़ने के लिए हथियार होंगे, ना गाड़ी चलाने के लिए तेल। समंदर से इंडियन नेवी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो आसमान में ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल मुनीर पर कहर बर पाएंगे। हिंदुस्तान के पास इतनी हाई स्पीड मिसाइल है जिनको कोई भी पाकिस्तानी रेडार पकड़ नहीं सकता। यह मिसाइल पाकिस्तान का हर एक डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर सकती है। प्रलय मिसाइल की स्पीड 7500 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। ब्रह्मोस 2 की स्पीड 9800 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। सितंबर में ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है। पितृपक्ष के पहले दिन भी ग्रहण लगा था और आखिरी दिन भी ग्रहण लगने वाला है। ग्रहण वाले दिन ही भारत दुबई में पाकिस्तान से क्रिकेट की पिच पर 2-2 हाथ करने वाला है। क्या आखिरी ग्रहण पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा देगा? अभी दुनिया में 3 फ्रंट पर युद्ध चल रहे हैं। क्या चौथा फ्रंट भी खुल जाएगा? दुनिया भर के अखबारों में क्योंकि यही हेडलाइंस बन रही हैं। इसकी हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। 2025 में पितृपक्ष के आखिरी दिन सूर्य ग्रहण का लगना। – 2025 में पितृपक्ष के पहले दिन चंद्र ग्रहण का पड़ना। 122 साल बाद ऐसे दुर्लभ संयोग का मतलब क्या है? पंद्रह दिन के अंतराल में 2 बड़ी खगोलीय घटनाएं क्या इशारा कर रही हैं? पितृपक्ष के पहले दिन
और आखिरी दिन ग्रहण का लगना क्या सिर्फ संयोग है? क्या दुनिया में बड़ी उथल-पुथल होने वाली है? क्या महायुद्ध की ज्वाला और भड़कने वाली है? क्या अब सही समय शुरू होने वाला है? 21 सितंबर को 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। दुबई में इसी दिन क्रिकेट की पिच पर भारत पाकिस्तान की टक्कर होगी। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण क्या गुल खिलाएगा? 21 सितंबर को इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण रात 10:59 पर शुरू होगा। 22 सितंबर को तड़के 3:23 पर खत्म होगा। 4 घंटा 24 मिनट तक सूर्य ग्रहण का साया धरती पर क्या असर डालेगा? भारत में सूर्योदय से पहले ही साल का आखिरी सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा। मतलब भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा। न्यूजीलैंड, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। 2025 में 4 ग्रहण लगे। पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को चैत्र अमावस्या के दिन लगा था। दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को शारदीय नवरात्र से ठीक एक दिन पहले ही लग रहा है। 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 12 मार्च को लगा था। आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगा। ये साल बहुत ही उथल-पुथल भरा रहा है। क्या ग्रहों की चाल का भी इस पर असर है? क्या ग्रहण का प्रभाव है? 2025 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। रूस यूक्रेन में युद्ध और धधक उठा। मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान भिड़ गए। इजराइल की हमास हिजबुल्ला हुती से भीषण जंग हुई। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनातनी चरम पर पहुंच गई। 32 नाटो देश और रूस आमने सामने खड़े हैं। क्या आखिरी सूर्य ग्रहण के साथ दुनिया में टेंशन कम हो जाएगी? सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक नजरिया क्या है? जब चंद्रमा यानी मून पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाती है। चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जब तीनों ग्रह सीधी लाइन में आ जाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंचती। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। वैज्ञानिकों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खंगास्त्र सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। खगोल शास्त्रियों के लिए सूर्य के आसपास बनने वाली लाल रंग, जिसे कोरोना कहा जाता है, उसके अध्ययन का यही सटीक समय होता है। देखिए, सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसका यदि आपको खगरा सूर्य ग्रहण होता है तो उसके लिए जो खगोल शास्त्री हैं उनके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी समय हम सूरज के इर्द गिर्द जो एक प्रभाव वाला जिसको कहते हैं कोरोना जिसे कहते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि सूरज को चंद्रमा ने पूरा ढक रखा है और उसके आगे प्रभाव वाला है, तो उसका अध्ययन करने के लिए सूर्य ग्रहण, खगरा सूर्य ग्रहण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। पर यदि हम और तरीकों से देखें तो उसका कोई ज्यादा मायने नहीं रहता, क्योंकि ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी घटना है कि प्राकृतिक घटना है जिसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये एक तीनों एक लाइन में आते हैं। मतलब चंद्रमा जो है वो सूरज और पृथ्वी के बीच में आता है, जिसके चलते हमें सूरज जो है वो कुछ समय के लिए नजर नहीं आता। इसके अलावा इसका कोई महत्व नहीं रहता है। देश के लाखों बच्चे अलग अलग शहरों में तारामंडल में जाकर इन खगोलीय घटनाओं को बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। उन्हें जो फैक्ट वहां नहीं समझ आते वो हम साधारण शब्दों में बताते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा जिस एक्सिस पर घूमते हैं उसमें सिर्फ 5 डिग्री का फर्क होता है। सूरज चंद्रमा के मुकाबले 400 गुना ज्यादा बड़ा है। चंद्रमा सूरज के मुकाबले पृथ्वी से 400 गुना ज्यादा करीब है। चंद्रमा पृथ्वी को मैक्सिमम 480 किलोमीटर की चौड़ाई तक ही ढक सकता है। इसलिए पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कभी पूर्ण कभी आंशिक दिखाई पड़ते हैं।
ये लाइट को सोचिए कि ये सनलाइट है। अगर मून अर्थ और सन के बीच में आ गया तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि ये बिल्कुल एक शैडो आ रहे हैं जो कि हमारा अर्थ के ऊपर गिर रहे हैं। ये जो शैडो रीजन है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पे ग्लोब में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को कवर कर दिया, तो इसका मतलब उस दिन मतलब 21 सितंबर यही होगा कि मून का शैडो अर्थ में गिरेगा और उस शैडो रीजन में जो लोग हैं वो देखेगा कि सन ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया, ऑब्स्क्यूर्ड हो गया, सन ढक गया। दिस इज सोलर एक्लिप्स और पार्शियल सोलर एक्लिप्स। उस दिन जो होगा ऑलमोस्ट ऐसे हमारा मून का शैडो 85% हमारा सन को गार्ड कर देगा। इस बार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच 15 दिन का अंतराल है, पर जरूरी नहीं हर बार ऐसा हो। 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के 15 दिन बाद लग रहा है। दोनों में 350 घंटे का फासला है। 2025 का पहला सूर्य ग्रहण भी भारत में नहीं दिखा था, दूसरा सूर्य ग्रहण भी भारत में नहीं दिखेगा। 2025 के दोनों चंद्र ग्रहण भारत में दिखे हैं। ये तस्वीरें 7 सितंबर को लगे पूर्ण चंद्र ग्रहण की हैं, जिसमें ब्लड मून का अद्भुत नजारा भारत में देखा गया था। एक और खास बात, सूर्य ग्रहण के बारे में ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि ये 2 तरह का आंशिक और पूर्ण ग्रहण होता है, मगर सच ये है कि सूर्य ग्रहण 3 तरीके का होता है। अगला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगेगा, लेकिन भारत के बच्चों को सूर्य ग्रहण देखने के लिए 2027 तक इंतजार करना पड़ेगा। 2026 में लगने वाला सूर्य ग्रहण भी भारत में नहीं दिखेगा। सोलर इक्लिप्स है। सोलर इक्लिप्स जो है 3 तरीके के होते हैं, पार्शियल इक्लिप्स, टोटल इक्लिप्स और रिंग ऑफ फायर, एनुलर सोलर इक्लिप्स। ये डिसाइड करता है कि कितना प्रतिशत लाइट जो है वो ब्लॉक हुआ है। तो पार्शियल इक्लिप्स है ये, पर अनफॉर्चुनेटली ये भारत से नहीं है, तो हम इसको नहीं देख पाएंगे। सूर्य ग्रहण की जब हम बात करते हैं तो विशेष तरीके का फिल्टर्स का इस्तेमाल होता है, सोलर फिल्टर्स जिनको कहते हैं। टेलीस्कोप से भी, उस टेलीस्कोप पे भी लगाकर और सोलर गॉगल्स को आंखों पे लगाकर ये नजारे को जो है देखना चाहते हैं। वहीं चंद्र ग्रहण सेफ टू वॉच है, आप खुली कोरी आंखों से देख सकते हैं, पर जब हम सोलर इक्लिप्स की बात करते हैं हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, तो कई बार ऐसा संजोग बनता है कि ये तीनों एक प्लेन पर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो है हम सूर्य ग्रहण देखते हैं जब जो प्रकाश पृथ्वी पर गिरने से चंद्रमा बीच में आके बाधित करता है। ऐसी स्थिति में हम सूर्य ग्रहण देखते हैं। इसके विपरीत जब पृथ्वी इस प्रकाश को बाधित करती है चंद्रमा पर गिरने से, ऐसी स्थिति में हम चंद्र ग्रहण देखते हैं। सूर्य और चंद्र ग्रहण की घटनाएं होती हैं, लेकिन भारत में इस बार लोग इस सूर्य ग्रहण को नहीं देख पाएंगे। एक लंबा इंतजार करना होगा। 2027 में भारत में भी सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण जब लगता है तो वैज्ञानिकों और खगोल शास्त्रियों को 2 शब्द अक्सर बोलते सुना जाता है, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। अम्ब्रा उस खगोलीय घटना को कहते हैं जब चंद्रमा कुछ सेकंड के लिए सूरज को पूरी तरह ढक लेता है। पेनम्ब्रा उस घटना को कहा जाता है जब चंद्रमा सूरज के कुछ हिस्से को ढक लेता है। मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण को अम्ब्रा और आंशिक सूर्य ग्रहण को पेनम्ब्रा भी कहा जाता है। बच्चों के लिए जानना भी जरूरी है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब कब होते हैं। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को होता है, सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को होता है। हर पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण नहीं होते। इस बार आंशिक सूर्य ग्रहण लग रहा है जो भारत में दिखाई नहीं देगा। ऐसे में यहाँ के बच्चे इंटरनेट के जरिए इसे देख पाएंगे। अगर सूर्य ग्रहण को आप किसी तारामंडल या किसी पहाड़ी पर चढ़कर देख रहे हैं तो आपको खास तरह के गॉगल्स पहनने की जरूरत होती है, वरना आंखों को परेशानी हो सकती है। जबकि चंद्र ग्रहण को बिना गॉगल्स या फिल्टर के देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान कई लोग मानते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि सूरज से आने वाला रेडिएशन उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। वैज्ञानिक इसे भ्रांतियां मानते हैं। अब तो कई साइंटिस्ट अंतरिक्ष में जाकर सूर्य ग्रहण के दौरान अध्ययन करते हैं ताकि सूरज के रहस्य को ज्यादा से ज्यादा समझ सकें, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। देखिए, फल ज्योतिष वालों का जो बात आप लोग कर रहे हैं, हम लोग करते हैं, देखो वो हर एक की मान्यता है
और यदि आपने मान्यता बना ली है कि मुझे ये ऐसा ही होने वाला है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। पर जब आप युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं, जेन ज़ी की बात कर रहे हैं, तो आज ये बच्चे जो हैं वो बहुत सजग हो चुके हैं, इंटरनेट पे बहुत पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं रहती। ग्रहण जो है जैसे मैंने कहा कि बहुत स्वाभाविक सी नैसर्गिक घटना है, तो आप इसका आनंद उठाइए कि जैसे अभी हमने 15 दिन पहले चंद्र ग्रहण की बात की थी, तो चंद्र ग्रहण में आपको चंद्रमा जो है लाल रंग का नजर आया था। वो क्यों आया, तो इसके बारे में विज्ञान क्या कहता है, इसको जानने की कोशिश कीजिए। और यदि आपको लगता है कि आपको प्रयोग करना ही है तो आप करके भी देखिए, कि जैसे जो ज्योतिष कहते हैं कि ये मत कीजिए, तो आप करके देखिए आपको क्या फर्क महसूस होता है, या आप न करने से क्या फर्क महसूस होता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि आज का युवा इस बारे में ज्यादा मान्यता नहीं रखता। भारत में सदियों से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को लेकर कई तरह की बातें की जाती हैं। कभी कहा जाता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान समंदर में ऊंची लहरें उठती हैं, मुंबई जैसे शहरों में हाई टाइड का खतरा पैदा हो जाता है। कई लोग मानते हैं भूकंप जैसे नेचुरल डिजास्टर की आशंका बढ़ जाती है। वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री इन बातों को लेकर बटे हुए हैं। जब अमावस्या यानी न्यू मून और पूर्णिमा यानी फुल मून के समय हम लोगों को समुद्र के आसपास के इलाकों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त टाइड्स आने की, जो हाई टाइड्स होते हैं, उसकी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो लेकिन जब ये जब सूर्य ग्रहण की बात आती है, तो उस वक्त क्या होता है कि द ग्रेविटेशनल पुल जो सूरज का होता है और जो चंद्रमा का, दोनों के ग्रेविटेशनल पुल अर्थ पे वर्क करते हैं एक साथ, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा हाई टाइड्स या फिर सुनामी वगैरह की संभावनाएं रहती हैं। इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो ग्रहण को देखते हैं हम लोग, तो बहुत सेफ प्लेस चूज करते हैं। आम खगोलीय घटना है, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उसके कुछ समय बाद जो है वो सूर्य ग्रहण जो है वो लगता है। तो ये एक सामान्य घटना है, इसका कोई हमारी लाइफ पे ना कोई बुरा असर पड़ता है, ना हमारी किसी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। अब सवाल उठता है कि क्या इस सूर्य ग्रहण पर भारत में सूतक काल लगेगा। सूतक काल ग्रहण से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। 21 नवंबर को सुबह 11 बजे से सूतक काल माना जाएगा। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक काल को शुभ नहीं माना जाता, लिहाजा मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कोई काम प्रारंभ नहीं किया जाता है। इस बार का सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। ऐसे में भारत में सूतक काल माना जाएगा या नहीं, इस पर ज्योतिषाचार्य बटे हुए हैं। कुछ का कहना है कि जब भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा तो सूतक काल क्यों लगेगा, जबकि कुछ का कहना है कि इस खगोलीय घटना का असर पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड पर होगा तो सूतक काल भी प्रभावी होगा। तो क्या भारत पर इसका सूतक लागू होगा? सीधी सीधी बात करें तो लागू नहीं होगा, और टेक्निकल बात करें और वैज्ञानिक बात करें तो भाई क्यों नहीं लागू होगा? चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीध में थे ना, उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्तियां एक सीध में थी ना। जब वो एक सीध में हैं तो उनका असर प्लेनेट अर्थ पर जरूर 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 होगा। देखो क्या है कि ज्योतिष में ट्रेंड बनते बिगड़ते रहते हैं। सूतक का पूरा पूरा प्रभाव, भले ही ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है। सूर्य ग्रहण भारत में भले ही ना दिखे, लेकिन राशियों पर उसका असर पड़ना तय है। गुरु और शनि की दशा का ध्यान रखना जरूरी है। इस दौरान ऐसी चीजें दान करें जो पितरों के प्रिय रही हों। कोई बड़ा व्यापारिक फैसला सूर्य ग्रहण के दौरान करने से बचें। देखिए, आम आदमी पे इस ग्रहण के बहुत विशालकाय असर होंगे, बड़े जबरदस्त असर। कारण क्या है, तर्क आधार क्या है? पहले तो ये पितर पक्ष में पड़ रहा है, दूसरा ये अतिचारी गुरु की स्थिति में पड़ रहा है, तीसरा शनि की पूर्ण दृष्टि ग्रहण पर है। अगर आप ग्रहण काल की पत्ती देखें तो मिथुन लग्न है, तीसरे शुक्र और केतु है, बुध, सूर्य और चंद्रमा चौथे घर में है, मंगल पांचवें घर में है विवेक में, और 10वें घर में शनि। शनि की पूर्ण दृष्टि ग्रहण पर पड़ रही है। और यहाँ इस ग्रहण में एक खूबी और है कि जिस राशि में ग्रहण पड़ रहा है उस राशि का स्वामी अपनी राशि में ही बैठा हुआ है। सूर्य ग्रहण से डरे नहीं, विधि विधान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे समझें। ये एक खगोलीय घटना है।